Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फिर कुछ दिन पहले नई गाइडलाइंस आ गई हैं रिगार्डिंग डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट. तो इट इज़ रेलिवेंट फॉर आर केस, तो इसलिए हम उसको भी ऐड ऑन कर लेते हैं. बट लेट अस मेक दिस स्टैंड अलोन जजमेंट, और मैंने इसके नोट्स भी बनाए हैं तो मैं अपलोड कर दूँगा कमेंट सेक्शन में. तो दोस्तों, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट में, इनफैक्ट सब सेक्शन 2 में पावर दी गई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करने के लिए. करस्पॉन्डिंगली इन सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर 4 रूल 2 में ये सुप्रीम कोर्ट के को स्पेसिफिक जो अलग उनकी अपने लिए पावर दी गई है सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन का. क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया भी सेक्शन 16 में दिया है. 3 क्राइटेरिया हैं: एबिलिटी, स्टैंडिंग एट बार, और तीसरा स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ. अब इसके बाद दोस्तों 2017 का जो जजमेंट था, तो 2015 में मिस इंदिरा जयसिंह जो खुद सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने इसको एक रिट पिटिशन फाइल की थी कि ये जो डेजिग्नेशन है दिस इज़ नॉट नाइदर ऑब्जेक्टिव नॉट फेयर नॉट ट्रांसपेरेंट, तो इसको चेंज करना चाहिए. तो उस जजमेंट में कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, एक परमानेंट कमेटी बनाओ, 5 मेंबर कमेटी. उसमें एक तो चीफ जस्टिस रहेंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, चौथे अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल डिपेंडिंग ऑन कि वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, और ये चारों मिलके एक नॉमिनी चूज़ करेंगे बार का. तो इट विल बी 5 मेंबर कमेटी. उसके बाद एक पॉइंट बेस्ड फॉर्मेट बनाया गया. उसमें 4 हेड्स पे पॉइंट मिलते थे. पहला कि नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स आपने प्रैक्टिस किए हैं. दूसरा जो सीरियल नंबर 2 में 3 चीज़ें आती थी: कितने जजमेंट आपके हैं, बिकॉज हर जजमेंट में लीगल फार्मूलेशन आप कितना लीगल फार्मूलेशन करवा पा रहे हैं. उसमें दूसरा पॉइंट था सेकंड में ही कितना आपने प्रो बोनो वर्क किया है. और तीसरा था आपका डोमेन एक्सपर्टीज, मतलब आप किस में एक्सपर्टीज है आपका, फैमिली मैटर, आर्बिट्रेशन, कमर्शियल लॉ, इस तरह. तीसरी जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम में तीसरा जो था वो नंबर ऑफ पब्लिकेशन पे था. और चौथा इंटरव्यू विच इज़ एन असेसमेंट ऑफ ए पर्सनैलिटी. तो ये पॉइंट बेस्ड फॉर्मेट था, सब मिलाकर 100 पॉइंट होते थे. लेकिन उसी 2017 जजमेंट में कोर्ट ने कहा था कि वी आर लेइंग डाउन दीज गाइडलाइंस बट दीज आर ओपन टू चेंज डिपेंडिंग ऑन जो हम एक्सपीरियंस गैदर करेंगे इससे एज एंड व्हेन नीडेड. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में दोबारा ये ओपन हुआ था कि इसको देयर इज नीड टू रिफॉर्मुलेट दिस गाइडलाइंस. तो इस जजमेंट में कोर्ट ने कुछ ऑल्टरेशन की और कुछ को कंटिन्यू किया है. तो दोस्तों, हम एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला दोस्तों, कोर्ट ने ये कहा कि पहले जो नंबर ऑफ ईयर्स में था कि 10 साल तक में आपको 10 पॉइंट मिलते थे, सॉरी मिनिमम 10 साल आपको होना ही था अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए. 10 से अगर आपका 20 साल एक्सपीरियंस है तो 10 पॉइंट मिलते थे, और 20 साल से ज़्यादा है तो आपको 20 साल या 20 से ज़्यादा है तो आपको 20 पॉइंट मिलते थे. तो कोर्ट ने बोला कि दिस इज़ नॉट गुड. अगर कोई बंदा 11 साल एक्सपीरियंस है उसको भी 10 पॉइंट मिले, 19 साल भी उसको भी 10 पॉइंट मिल रहे हैं. तो कोर्ट सेड फॉर ईच एडिशनल ईयर आफ्टर 10 ईयर्स आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे. तो इट इज़ नाउ मोर ग्रेडेड. द सेकेंड थिंग इज सीक्रेट बैलेट कंटिन्यू रहा है, बट इट इज़ नॉट रूल, ओनली एक्सेप्शन. जनरली 5 मेंबर कमेटी अपने ट्रांसपेरेंटली डिसाइड करेगी, बट अगर सीक्रेट बैलेट की ज़रूरत पड़ गई तो उसमें रीज़न देने पड़ेंगे, और इट इज़ मतलब कि नॉट द रूल, जनरली एक्सेप्शनली ही यूज़ होगा. थर्ड पॉइंट, लोग वो चाहते थे जो पेटिशनर की कट ऑफ मार्क्स पहले रिलीज़ हो जाए ताकि उस हिसाब से लोग अप्लाई करेंगे और कोई ओपेसिटी कम रहेगी. बट दोस्तों, आप ये सब तरह देखते होंगे. लेट से आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे, कोई भी एग्जाम दे रहे, डिपेंडिंग ऑन कितने लोग अप्लाई किए, कितने मार्क्स बने, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स रिलीज़ होती है. तो कोर्ट ने यहाँ भी कहा कि कट ऑफ मार्क्स कांट बी रिलीज इन एडवांस, क्योंकि डिपेंड करेगा कितने अप्लाई किए, उनके क्या टोटल पॉइंट क्या बनने, कितने डेजिग्नेट हो सकते हैं. चौथा पॉइंट है ये जो पॉइंट बेस्ड पब्लिकेशन था उसमें थोड़े बहुत ऑल्टरेशन किए गए. जैसे पहला पॉइंट था पब्लिकेशन के लिए 15 से 5 कर दिया गया. क्यों? इसका रीज़न ये था कि लॉयर को, कोई भी एडवोकेट को, जो सीनियर जो भी स्पेशली जो डेजिग्नेट कराना चाहता है, ऑब्वियसली उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो उसको पब्लिकेशन का टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा. दूसरी बात, इसको ब्रॉड बेस कर दिया गया. पब्लिकेशन ओनली डज नॉट मीन कि आप आर्टिकल लिखो या कोई बुक पब्लिश करो, बट इट ऑल्सो मीन कि आप टीचिंग कुछ करो या गेस्ट लेक्चर्स आकर दो यूनिवर्सिटीज़ में, या कितने अपने पीयर को आप गाइड कर पा रहे हो. तो थोड़ा ब्रॉड बेस किया गया है. द सेकेंड चेंज इज सीरियल नंबर 2, जिसमें मैं 3 हेड्स देखी थी: जजमेंट, नंबर ऑफ जजमेंट लीगल फॉर्मुलेशन वाले, सेकेंड प्रो बोनो वर्क, और तीसरा था डोमेन एक्सपर्टीज. इसमें भी थोड़े चेंजेस किए गए. जैसे पहला चेंज किया गया, पहले तो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ओनली वी आर लुकिंग एट जजमेंट्स नॉट ऑर्डर्स, क्योंकि ऑर्डर्स में कोई लीगल फॉर्मुलेशन नहीं होता है. दूसरी बात, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में देखते होंगे ज़्यादातर केसेस में, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अपने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर होते हैं,
तो जो उनके बैकग्राउंड, जो बैकएंड में जो उनकी टीम लगती होगी, जो उनको असिस्ट करती होगी, ब्रीफ करती होगी, उनका क्या होगा? तो कोर्ट ने कहा कि असिस्टिंग एडवोकेट्स के रोल को भी असेस किया जाएगा। इसको तरह तरह तरीके से, एक तरीका उसने ये किया कि आप अपने साइनॉप्सिस भेजिए, जो आपने साइनॉप्सिस, क्योंकि साइनॉप्सिस से पता चल जाएगा आपका बेस्ट, और इनफैक्ट वो आपके राइटिंग स्किल, आपकी कितना कंसाइज आप लिखते हैं, बोलते हैं, वो भी पता चलेगा। तीसरी बात, एक्सपीरियंस, जैसे आजकल ट्राइब्यूनल्स बहुत बन रहे हैं, एंड देयर आर सेवरल लॉयर्स हु स्पेशलाइज इन दोज ट्राइब्यूनल्स, जैसे NCLT हो गया, NCLAT हो गया, कंज्यूमर ट्राइब्यूनल्स हो गए। तो उन लॉयर्स को जो यहाँ पे ज़्यादा स्पेशलाइज करते हैं, ऑब्वियसली उनके अपीयरेंसेज इन रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कम हो जाएंगे, तो इनको भी अकाउंट में लिया जाएगा। चौथा, कोर्ट ने कहा कि डाइवर्सिटी, स्पेशली जेंडर या जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, उनको भी अकाउंट में लेना चाहिए। तो देयर माइट बी सम कंसेशन ऑन दैट ग्राउंड ऑल्सो। देन कोर्ट के कुछ और जो हैं, जैसे इंटरव्यू, वो चाहते थे कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, पिटिशनर चाहते थे, बिकॉज the lawyer is already being assessed through his court appearances, but court said कि interview will be retained, although interview का नंबर कम हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि एक तो इतने ज़्यादा अगर एडवोकेट का इंटरव्यू होगा तो उतना टाइम नहीं है परमानेंट कमेटी के पास, गिवन को उसमें चीफ जस्टिस हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेज हैं, वो कॉलेजियम में भी बैठते हैं। तो कोर्ट ने कहा कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरव्यूज होंगे डिपेंडिंग ऑन कितने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट होने हैं। और फाइनली, गिवन कि अब ये थोड़ा बहुत एलाबोरेट प्रोसेस हो गया है, तो पहले 2 बार साल में डेजिग्नेट होते थे, बट देन कोर्ट से कि ठीक है एटलीस्ट वंस ही करना है, एंड कोर्ट से कि एटलीस्ट वंस करना है। बहुत सारे स्टेट्स में हमने ये देखा 2-2, 3-3 साल से डेजिग्नेट नहीं हुए हैं, तो मेरिटोरियस एडवोकेट्स आर लूजिंग आउट। तो कोर्ट से कि इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी आउट दिस डेजिग्नेशन प्रोसेस एटलीस्ट वंस अ ईयर। और एक और चीज यहाँ पे चेंज नहीं किया कोर्ट ने, कोर्ट कंटिन्यूड विथ है कि सुओ मोटो पावर अभी भी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास कि किसी को सुओ मोटो डेजिग्नेट कर ले, ऑल्दो दिस विल बी बेस्ड ऑन कंसेंसस ऑफ द फुल कोर्ट। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ चेंजेस थे, कुछ कंटिन्यूएशंस थे, और ये नए गाइडलाइंस हैं फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट। इसके मैं नोट्स जो मैंने अपने लिए बनाया था, क्योंकि इसका कहीं केस था नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आए, थोड़ा कंसाइज नोट है, क्रिस्प नोट्स है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विथ ट्रस्ट विथ लॉ। बाय बाय।